हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रखा हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के देखने के बाद आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में ज़रूर चेकआउट करना। वो सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी स्टेट झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 जो पिछले बार जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो था आपका एनसीईआरटी। इसलिए आप एनसीईआरटी ज़रूर कंप्लीट करके जाना। एनसीईआरटी के साथ हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू दे रहे हैं जो पिछले बार जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से बेहतरीन आपको एमसीक्यू दिया जा रहा है जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में जो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं और डेली बच्चे ले भी रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, चाहे आप बीपीएससी हो चाहे झारखंड लेडी सुपरवाइजर। अगर आप लास्ट टाइम में अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो आराम से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो मिलते हैं बहुत जल्द इस नंबर पे। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमने 69 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिमांड गृह एवं ब्रोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बना हुआ है? पहला ऑप्शन है बाल अपराधी, कठोर अपराधी, वयस्क अपराधी या ऑप्शन डी है आदतन अपराधी। तो आपने सुना होगा रिमांड गृह। ऐसे बच्चे जिनका उम्र 18 से कम होता है उनको भेजा जाता है रिमांड गृह पे या उनको ब्रोस्टल स्कूल जहाँ पे उनकी गलतियों को उनको समझाया जा सके, उनको सुधारा जा सके। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चय कौन है? जन्मदर, मृत्यु दर, देशांतरगमन या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से सभी। याद रखिएगा जब भी आपसे जनसंख्या वृद्धि पूछ ले या कभी भी आपका मृत्यु दर, बच्चे का मृत्यु दर, ये सब कुछ आपके उसकी जनसंख्या होती है वो जन्म दर पे होती है, मृत्यु दर पे होती है और देशांतर गमन पे होती है, साथ में आपका अशिक्षा पे होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पर नाम मेंशन भी दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ऐसे सवाल आपको 1 से 2 क्वेश्चन जनसंख्या से देखने को मिला भी था। चाहे आप झारखंड हो, चाहे बीपीएससी, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब वर्ग पूर्णतः वासुनुक्रम पर आधारित होता है, तो उस समजाति को क्या कहते हैं? किसने परिभाषित किया आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सी.एच. कुले, जे.एच. हटन, एच.एच. रिजले या ऑप्शन डी है एस.वी. केटकर। तो क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा भी गया था। अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 17 में आपको अनटचबिलिटी के बारे में दिया गया है जिसे आप छुआछूत के नाम से भी जानते हो, जो कि ऐसे लोग जो काफ़ी छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता था आर्टिकल 17। इसलिए आर्टिकल 17 उनके लिए बनाया गया जो हर नागरिक एक दूसरे के समान है, कोई भी छुआछूत किसी के लेकर नहीं होता है। आपको इसके बारे में बताया गया था। तो कब ये रूल पारित हुआ था आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा 1955, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखना। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि अनटचबिलिटी निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ, लेकिन 1965 में गठित इलाप्रोमिल समिति के अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसे व्यापक संशोधन किए गए। मतलब आप देख सकते हो टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम इसे चेंज किया गया, इसमें संशोधन करते गया। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कर दिया गया। इसे भी आप याद रख सकते हो। जो मैंने आर्टिकल बताया आर्टिकल 17, इसे आप जरूर याद रखना। 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कब पारित हुआ? तो 1955 में। कौन सा आर्टिकल है अनटचबिलिटी को लेकर? तो आर्टिकल 17। ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए हमेशा।
क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? पहला ऑप्शन है कोजर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र किनका अध्ययन है? पहला ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं का, राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी है मानव व्यवहार, या ऑप्शन डी है समाज। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो, यकीन करो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी आपको प्रैक्टिस सेट है उसे ज़रूर कंप्लीट करना, क्योंकि ऐसा सवाल हमने कई बार प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। अगर आप पहले का वीडियो आप पूरा देख लेते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, सब आसानी से आप उसका आंसर दे पाओगे। इसलिए इस वीडियो खत्म करने के बाद आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जितने भी हमने टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कराया हुआ है उसे एक बार जरूर रिवीजन करना। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसकी गारंटी है। तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन मेहर का भुगतान करता है? मेहर। पहला ऑप्शन है वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को, वर के पिता द्वारा मधु के माता पिता को, वधु द्वारा वर को, या वर द्वारा वधु को। तो आपको बताना है क्वेश्चन 76 का राइट आंसर क्या होगा। और मेहर आपने नाम सुना होगा, हिंदू हिंदू में मेहर वर्ड यूज नहीं होता। जो मेहर वर्ड है वो आपका एक मुस्लिम समाज का वर्ड है, जो कि एक समाज के समझौता का एक प्रतिफल माना जाता है। जो कि जो वर होता है वो वधु के द्वारा भुगतान करता है, मतलब वो दहेज के तौर पे बोल सकते हो। जो वर होता है वो वधु को मेहर का भुगतान करता है, इसलिए कहा जाता है इसे मेहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर द्वारा वधु को। इसको लेकर पढ़ना बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़की की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की एक्सेप्ट करती है, तब जाकर प्रतिफल के रूप में लड़की की तरफ से उसे मेहर दिया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे मेहर क्या होता है। मुझे भी नहीं पता मेहर होता क्या है, इसलिए मैंने हर एक लाइन को पढ़ा जिससे मुझे भी पता हो कि मेहर एक्चुअली होता क्या है। तो क्वेश्चन 76 का राइट आंसर डी होगा। इसलिए जो भी आपने नोट्स लिया हुआ तो सिर्फ आप आंसर याद मत करना, हर एक पॉइंट को रीड करना। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो आपको हर एक पॉइंट को रीड करना चाहिए, जिससे आपका क्लियरिफिकेशन और आपको जो डाउट है उसे क्लियर हो जाए। अगर उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से कोई भी सवाल आगे पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर बता पाओगे। इसलिए हर एक पॉइंट को आप अच्छे से रीड करना अगर आपको उसका आंसर नहीं पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसने कहा कि धर्म जानता के लिए अफीम है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखना। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है जेफ फ्रेजर, ऑप्शन बी है ईवी टाइलर, ऑप्शन सी है कॉल मार्क्स, या ऑप्शन डी बी मेलानोस्की। तो क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कॉल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो होती है, धर्म जानता के लिए अफीम है। निम्नलिखित में किस में वन व्यवस्था को प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है त्रिगवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, या ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिगवेद। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपके महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विविधीकरण के संदर्भ में किसने कहा कि ये एक्सेप्ट है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है आर एन इनामदार, के एल शर्मा, बी मेहता, या ऑप्शन डी है बी सिंह। तो क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी मेहता। निम्न में किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी है? पहला ऑप्शन है लुई वर्थ, रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, या ऑप्शन डी है हेनरी मैन। तो क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड।
व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस सवाल को आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर बार आपके पेपर में सवाल देखने को मिलता है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है एलेक्स इंग्लेस, ऑप्शन बी है टीबी बोटोमोर, एच एम जॉनसन या ऑप्शन डी है एम जिन्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन को आप याद ज़रूर रखना, अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी आपके एलेक्स इंग्लिश द्वारा लिखी गई पुस्तक है। काफ़ी एक फेमस सोशलिस्ट हैं जो कि बहुत सारे पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। जैसे कि आप देख भी सकते हो समाजशास्त्र में, समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र संस्थाओं के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में इनकी कुछ फेमस पुस्तक हैं। आप इसका नोट डाउन ज़रूर कर लेना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस ने, सिगमंड फ्राइड ने, के डेविस ने या ऑप्शन डी है मैकाइवर एवं पेंच ने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिगमंड फ्राइड एक मनोविश्लेषण है, ना कि आपके समाजशास्त्री हैं। जब भी आप सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ते हो, सिगमंड फ्राइड कभी भी आपके समाजशास्त्र में आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सिगमंड फ्राइड आपके मनोविश्लेषण है, साइकोलॉजी के एक बड़े थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने चेतन के 3 मन बताए थे। कौन-कौन से थे? ईद, ईगो और सुपर ईगो, जिसे आप चेतन, अचेतन, अग्रचेतन के नाम से जानते हो। तो आप फ्राइड को कभी भी समाजशास्त्री के रूप में इन्हें न एक्सेप्ट मत करना। कभी भी आपके एग्ज़ाम में समाजशास्त्र में कभी भी राइट आंसर होने के चांसेस काफ़ी 0% है। इसलिए आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तो आपको बताना है कि इन 3 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रख सकते हो। पहला ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या ऑप्शन डी है संन्यास। तो क्वेश्चन 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा गृहस्थ। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्किम या ऑप्शन डी है टी पार्सन्स। तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? पहला ऑप्शन है सोरोकिन, आर्किमटन, एम ट्यूमिन या ऑप्शन डी है टी पार्सन्स। तो याद रखिएगा जब भी आपसे सवाल पूछे मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा, तो नाम याद रखिएगा आर के मटन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसने कहा कि सामाजिक विघटन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? पहला ऑप्शन है ई एल फेरिस, आगवन, थॉमस या ऑप्शन डी है इलियट। तो क्वेश्चन 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने ज़्यादा रखा है, तो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैंने कोशिश किया है कि आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर दिया जाए। मतलब 125 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है और मेरी पूरी कोशिश है कि 125 आज के वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो डेट है काफ़ी नज़दीक है। चाहे झारखंड हो चाहे बीपीएससी, आपका एग्ज़ाम सिर्फ झारखंड वालों के लिए 30 से 40 दिन का समय बचा हुआ है और आपके बीपीएससी का मुश्किल से आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है, 15 से 20 दिन का। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो मेरे तरफ से जितना प्रयास हो सकता है मैं आप लोग के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग के लिए मैराथन भी तैयार क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको थोड़ा भी मेरे तरफ से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प होता है आपके एजुकेशन में, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमें ज़्यादा काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर हैंडसन, सदरलैंड या ऑप्शन डी है के डेविस। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ने 2 भागों में विभाजित किया था अपराधों को। पहला था आकस्मिक और दूसरा था दीर्घकालिक। इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। नातेदारी शब्दावली को 2 भागों में वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने डिवाइड किया है? पहला ऑप्शन है एल एच मॉर्गन,
जीपी मुरडाक, रॉबर्ट लॉवी या ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो क्वेश्चन 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता एवं पुत्री या ऑप्शन डी है जीजा एवं साली। तो याद रखिएगा, परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक आप किसके साथ करते हो? जीजा और साली के साथ, या देवर भाभी के साथ, ननद भौजाई के साथ। ऐसे रिलेशन होते हैं जिसके साथ आप हंसी मजाक करते हो, जिसे परिहास शुद्ध हिंदी में इसको बोला जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। समाज किससे बनता है? व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या ऑप्शन डी है समितियों से। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना और ऑप्शन भी सही से रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान लग रहा है। मुझे उम्मीद है आप मैक्सिमम लोग इसमें गलती करोगे, इसलिए सारे ऑप्शन को आप ध्यान से रीड करके थोड़ा टाइम लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो याद रखिएगा, समाज बनता है व्यक्तियों के संबंध से। अगर आप व्यक्ति ही ना रहे तो समाज कैसे बनेगा? जब आप गांव में देखते हो, टाउन में देखते हो, जब एक साथ बहुत सारे आपके सोसाइटी में लोग आने लगते हैं तो उसको कहा जाता है समाज। जिससे आपको डर होता है आपके पढ़ाई को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर, तो उसे कहा जाता है व्यक्तियों के संबंध में समाज बनता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सबको पता होगा कि समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि समाजशास्त्र की खोज आपको 1838 में की गई थी, ठीक है? हर जगह आप गूगल करते हो तो हर देश में अलग-अलग इसकी मान है कि सोशियोलॉजी शब्द कहीं-कहीं अलग-अलग डेट को मेंशन किया गया है। लेकिन जब आप गूगल करते हो तो आपको एक डेट देखने को मिलता है। आप भी गूगल कर सकते हो कि आपको क्या शो कर रहा है, 1838, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। इसको पता है कि समाजशास्त्र सबसे पहले फ्रांस में हुई थी, ये तो आपका निर्धारित होता है। लेकिन एक जो फिक्स डेट होता है, उस डेट को लेकर हर जगह कहीं-कहीं पे आपको 1838 देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 1837 देखने को मिलता है। तो जो कि आपको इस ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र की शब्द की खोज 1838 में हुई थी फ्रांस में। इसे आप हमेशा याद रखना, हमेशा 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस सारे ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम रिजेक्ट करेंगे और 1838 डेट आप याद हमेशा रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। सामाजिक अस्थिकरण की प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है कूले, के डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, के डेविस। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा था? के डेविस ने कहा था, मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, एम्स जिन्सबर्ग या ऑप्शन डी या आगमन एवं नेफकॉक। तो आप प्रॉपर ऑप्शन को रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर डाउट लिखा हुआ है कि प्रश्नगत जो है आपका सही नहीं है। इसके चलते इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगर कभी भी आपके एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन गलत होता है या फिर आप कोई ऑप्शन गलत होता है, तो आप अगर आपने कोई भी आंसर टिक आउट कर दिया है, तो भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1 नंबर फ्री में दिया जाएगा, सबको मिलेगा। तो इसको लेकर अगर कोई क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है, तो आपको 1 नंबर फ्री ऑफ प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको लेकर ज़्यादा आपको हाइप नहीं होना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदू विवाह से हमेशा आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है 95, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, देव, गांधो या ऑप्शन डी आर्ट्स। तो याद रखिएगा, जो गांधो है एक तरह का प्रेम विवाह माना जाता है, ना कि आपका उत्कृष्ट विवाह। प्रेम विवाह बहुत जगह एक्सेप्ट नहीं किए जाते, उसको मतलब आपके धर्म से उसको नहीं नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इसको गांधो भी कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, अब वैसा नहीं माना जा रहा है। ये किसने परिभाषित किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एम एन श्रीनिवास।
ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित है? समुदाय से, समिति से, संस्था से या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, समिति जो होता है एक आपका संगठन होता है जो कि संबंध रखता है अपने समिति से। तो ऑप्शन 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन प्रत्ययवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? अगस्त कॉम्टे, डब्ल्यू पैरेटो, आर्किमिडीज या ऑप्शन डी है ई बोगाडस। तो क्वेश्चन 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रगट प्रकार्य और अप्रगट प्रकार्य को किसने क्लासिफिकेशन किया है? पहला ऑप्शन है मेलनोस्की, मर्टन, स्पेंसर या ऑप्शन डी एमिल दुर्खिम। याद रखिए, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपके जितने पीडीएफ होते हैं, कोई भी अपडेट न्यूज़ होता है, कोई भी आपकी नई वैकेंसी होती है, चाहे आपकी किसी भी स्टेट में वैकेंसी आती है, वहाँ पर सब कुछ आपको पोस्ट किए जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र के सौरात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है जी सिमेल, एल टी हाउस, एफ टॉनिस या ऑप्शन डी वन विजय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लो और याद रखना कि 101 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी एन मजमूदार, जो कि काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि जो जाति होती है, जो कास्ट होती है, एक क्लोज वर्ग की तरह होती है जिसमें कोई भी आजादी नहीं होती। डी एन मजमूदार ने ये कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सामाजिक अस्थिकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ण को, जाति को, शक्ति को या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपका सहयोग होता है उसकी अवधारणा किसने दी है? ग्रीन ने, मैक्स वेबर ने, मैकाइवर एवं पेज ने या मैचल जॉनसन ने। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में एनसीईआरटी चैप्टर 5 में डायरेक्ट कोऑपरेशन और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरा जाकर एनसीईआरटी वीडियो जरूर देखना। मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 11-12 का वीडियो कराया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने डायरेक्ट कोऑपरेशन और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो याद रखना, क्वेश्चन 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 104, समाजीकरण की सामाजिक प्रकृति को निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने रिप्रेजेंट की है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉर्गेस ने। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित या ऑप्शन डी या प्रदत्त। तो क्वेश्चन 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्जित। मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है? 4, 5, 6 या ऑप्शन डी है 7। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मार्गन के उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार को टोटल 5 भागों में उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसे आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। हर एक टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं और ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो जाकर आप देख लेना। समूह विवाह परिवार से, प्रत्यात्मक से और एक विवाह परिवार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इस इन टॉपिक को मिलाकर आप देखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो 5 से 6 सवाल आपके पूछे गए थे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? आपने देखा होगा जो कृषि वर्ग होते हैं उसमें एक मालिक होता है, एक आपका किसान होता है और उसमें मजदूर भी होते हैं। तो तीनों को किसने डिवाइड किया है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है रेडफील्ड, क्रोवर, डैनियल टार्नर या ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास।
तो ये महान काम डेनियल थानर ने किया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह को कौन सम्मिलित नहीं करता? परिवार, स्कूल, पड़ोस या ऑप्शन डी है बच्चों का खेल समूह। तो याद रखिएगा, जो कूले हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपका प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा के मतलब इनके प्रतिपादन माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको स्कूल को प्राथमिक समूह के अंदर उन्हें कभी भी शामिल नहीं किया। और जब भी आप मुझसे वीडियो में देखते भी आ रहे हो तो मैंने हमेशा आपको स्कूल को सेकेंडरी माना है, ठीक है। सेकेंडरी में आपका स्कूल आ गया, आपका मीडिया आ गया, आपका इंस्टीट्यूट आ गया, ये सब आपके सेकेंडरी होते हैं। जो आपके प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी में आपका परिवार, आपका पड़ोसी और आपके बच्चों का जो दोस्त होते हैं, बच्चों के साथ जिसको खेलते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी। और ये भी सवाल याद रखना कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप को कौन प्रतिपादन किया है? तो कूले ने किया था। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन 1010 पे। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स कूले, गुरविच और मूरे लैपियर, या ऑप्शन डी है कॉल मैनहीम। अगर आपसे पूछा है, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एक्टिव माइंड और सॉफ्ट कॉन्शियस। अगर आपसे यही चेतन अचेतन आपके यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता सिगमंड फ्राइड, ठीक है, तो आपका सिगमंड फ्राइड इसका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स कूले। यहाँ पर बात की जा रही है एक्टिव माइंड को और सॉफ्ट कॉन्शियस माइंड को लेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देख भी सकते हो एक्टिव माइंड क्या होता है? जब हम ज़्यादा एक एक्टिव होता है, जो आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय अवस्था में रहते हो, जो जल्दी से आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो, उस पे आप रीजनिंग कर लेते हो, उस पे आप लॉजिकल थिंकिंग कर लेते हो, उसे कहा जाता है आपका एक्टिव माइंड। अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण एवं आधुनिकीकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य किसने कहा है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 1111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डब्ल्यू मूरे। जाति का आधार क्या है? तो मैंने कई बार आपको बताया कि जाति का आधार आपके जन्म से डिसाइड होता है। अगर आप जन्म लेते हो, अगर आप किसी भी कास्ट में जन्म लेते हो, चाहे आप हिंदू में जन्म लेते हो तो आप हिंदू कहाओगे। कोई भी आपके सिंबल, कोई भी आप पे ठप्पा नहीं लगा होता है कि आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप जिस खानदान में, जिस परिवार में आपका जन्म होता है, उस फैमिली वाले आपको आप पर मोहर लगाते हैं, आपका नामकरण करते हैं। अगर आप हिंदू में जन्म लोगे तो आपको हिंदू नाम मिलेगा, और मुस्लिम होगा तो मुस्लिम नाम पड़ेगा। तो आपके जन्म पे डिसाइड होता है कि आपके जन्म कहाँ पे हो रहा है, उस आधार पे आपकी जाति निर्धारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किए हैं, ये किसने कहा था? जो कि काफी बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि ये महान स्टेटमेंट आपके ई एस बोगार्डिस के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये किसका कथन है? अगस्त कॉम्टे का, हर्बर्ट स्पेंसर का, मैक्स वेबर का, या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो ये भी क्वेश्चन आपका सही नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो आपका प्रश्न है उसमें विकल्प सही नहीं होने के चलते इसका जो आयोग था उसे प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। इसलिए इसका कोई भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। अगर आपको पता है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। धर्म वास्तविक है लेकिन ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अगला क्वेश्चन है देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। पहला ऑप्शन है अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, या ऑप्शन डी या अपने मृत भाई के विधवा से। तो आपको पता होगा ऐसे देवर विवाह उसको बोला जाता है कि अगर आपकी शादी आपके बड़े भाई से हुई है और किसी कारणवश अगर आपके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जो आपकी भाभी होती हैं, तब भाई के छोटे भाई से शादी होती है, उसको कहा जाता है देवर विवाह संपन्न। जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? काफ़ी ज़्यादा विवादी क्वेश्चन है। जब ये स्टेटमेंट दिया गया था तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी हुआ था, जो कि आपके सी लोम्ब्रोसो के द्वारा दिया गया था कि जो अपराधी होता है वो जन्मजात होता है। जब आपकी जाति जो होती है, जो आपका बच्चा होता है,
कभी भी अपराधी जन्मजात नहीं होते। उस जब समाज में आता है, जिस समाज में बच्चा रहता है, उस समाज में बच्चे ढल जाते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट को काफ़ी ज़्यादा विवाद से सामना करना पड़ा था, जो कि सी लोम्ब्रोसो को द्वारा दी गई एक काफ़ी ज़्यादा विवादी स्टेटमेंट था। इसे आप याद रखना। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा बहुत आपको बारिश की आवाज़ आएगी, तो आप माइंड मत करना, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करना मेरे आवाज़ पे और क्वेश्चन को रीड करने पे, क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन किसी भी हाल में इस वीडियो में हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो में बने रहो और आप क्वेश्चन पे फोकस बनाए रखो। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी मालोनोस्की, ए बिल दुर्किम या ऑप्शन डी है जेम्स फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। घनिष्ठता वीन अनुभव प्रदान करने वाला समूह को क्या कहा जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्रुप, ऑप्शन बी। रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? कॉल मार्क्स ने, वेवलेन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या ऑप्शन डी या पैरेटन ने। तो आपने नाम सुना होगा एस्पेलेक्टर्स का, जो कि रेंटियर वर्ग और सट्टेबाजी के द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की थी? इस क्वेश्चन को आप पहले भी ये क्वेश्चन टेकआउट कर लो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किसने राष्ट्रीय उद्यान को लेकर वकालत की थी। मजूमदार ने, एन के बोस ने, वी एल्विन ने या ऑप्शन डी या एमिल घुरिये ने। तो क्वेश्चन 120 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति इसलिए वो कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों को विश्लेषण के द्वारा खोलती है। ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपको रॉबर्ट बिर स्टीट के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 122, बेरोजगारी श्रम बाजार की वो दशा है जिसमें श्रम शक्ति को पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ये किसने परिभाषित किया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेकआउट करना और याद रखना कि ये स्टेटमेंट आपको कॉल प्रिवर्स के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को कितने प्रकारों में उल्लेख किया है? 6, 8, 4 या ऑप्शन डी है 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। 4 कौन कौन से हैं? तो आप इसका नाम रीड कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका तर्क संगत, मूल्य तर्क, भावात्मक क्रिया या और परंपरागत क्रिया। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन 124, भारत के जौनसार वावर की खास जनजातियों में किस प्रकार के विवाह के प्रचलित प्रचलित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या ऑप्शन डी है बहुपत्नी। एक जनजाति होती है जिसे जौनसार वावर कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक लड़की होती है, मतलब एक लड़की बोल सकते हो, जब तक उससे शादी नहीं होता लड़की है। जब एक लड़की के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, बॉयफ्रेंड नहीं, यहाँ पे हस्बैंड की बात की जा रही है। बॉयफ्रेंड का कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन हस्बैंड का भी एक लिमिट होता है। तो जो अगर ऐसे एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 पति हैं, उसे कहा जाता है बहुपति विवाह, जिसे जौनसार वावर जनजातियों में देखने को मिलता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे आप याद रखना। 2 प्रकार के बहुपति विवाह होते हैं, कौन कौन से? तो पहला होता है भातृक और दूसरा होता है अभ्रातृक। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 125, और इससे पहले आप वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा संस्था का बोध कराता है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी कार्य प्रणाली के स्थापित नियम और दर्शाए। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई आपको आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का नाम हमारे साथ मेंशन किया है। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड हम और बेहतरीन क्वेश्चन बना सके, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके एजुकेशन में थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिला हो मेरे वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं।
जिससे आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाया जा सके, जिससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, जिसमें आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज, और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, उस टॉपिक से आपको सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। उसके बाद प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस पे बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।